नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909। दोस्तों, जो हमारी श्रृंखला चल रही है संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है और इसे समझने के लिए आपको इससे पहले वाली सभी वीडियो को देखना होगा। तो दोस्तों, मेरा आपको सुझाव है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाली सभी वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपकी संविधान के विकास की एक बेहतर समझ बन सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। दोस्तों, इस अधिनियम को समझने से पहले आपको उस समय की पृष्ठभूमि समझनी होगी। दोस्तों, आपको याद होगा 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उस समय जो कांग्रेस थी वो गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। तो अब भारत में जो है क्रांतिकारी लोग बनने लग गए थे। अब आप सोचिए कि जो क्रांतिकारी जैसे शब्द हैं उनका भी उपयोग भारत में होने लगा था। तो भारत के जो लोग थे वो अब इतने बुद्धिजीवी हो गए थे कि वो चाहते थे कि अब इनसे आर पार की लड़ाई हो ही जाए। और दोस्तों, अब ये केवल पूर्ण रूप से नहीं था, केवल ऐसा माहौल बन रहा था, यानी कि केवल एक शुरुआत थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब अंग्रेज भी ये जानते थे कि अगर इस बार ये सभी लोग एकजुट हो गए तो इनसे लड़ना आसान नहीं होगा। अब दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे थे जो नरम दल थे कि वो अंग्रेज़ों के पक्ष में खड़े होते थे, और कुछ जो गर्म दल वाले थे वो अंग्रेज़ों के विरोध में खड़े हुए थे। अब ये भी हमें समझना होगा कि इस समय ऐसी क्या परिस्थिति थी। दोस्तों, यहाँ से अंग्रेज़ों को यह समझ में आ रहा था कि भारत में अब कई लोग उनके खिलाफ खड़े हो सकते थे या हो सकते हैं, क्योंकि यदि चिंगारी उठी है तो वह आग में बदल सकती है। और वो यह नहीं चाहते थे कि जैसे 1857 में सब एकजुट हो गए थे ऐसा दोबारा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस बार भारतीयों से लड़ना आसान नहीं होगा। तो मार्ले और मिंटो, ये जो दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, मार्ले, देखिए जो सचिव का पद है वो बड़ा होता था, इसलिए जब भी पहले लिखा जाएगा सचिव का नाम होगा, और ये जो मिंटो, क्योंकि वायसराय छोटे होते थे सचिव से पद में, तो इसलिए इनका नाम बाद में। तो आपको ये याद रखना है कि जो मार्ले साहब थे वो सचिव थे, जो भारत सचिव का पद बना था इंग्लैंड में वो, और ये थे वायसराय। तो दोस्तों, ये जो मार्ले और मिंटो थे, इन दोनों को ये पता चल गया था कि अगर इस समय ये सभी लोग धार्मिक रूप से एकजुट हो गए तो इनसे लड़ना आसान नहीं होगा, और यदि हमें शासन को मजबूत करना है तो हमें इन लोगों को बांटना होगा। तो दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि फूट डालो राज करो नीति का जो शब्द है, या बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, उस शब्द को मतलब ये यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए। देखिए दोस्तों, अगर इस अधिनियम के उद्देश्य की बात करें तो इस नियम जो अधिनियम है इनके दो उद्देश्य था, केवल बांटना, और बांटना था दो स्तरों पर। एक स्तर था कि कांग्रेस को दो स्तरों यानी गर्म दल और नरम दल में विभाजित किया जाए, और नरम दल के जो लोग हैं उन्हें अपने पक्ष में रखा जाए, जबकि जो गर्म दल वाले लोग हैं उनका दमन किया जाए। और दूसरा स्तर था इन्हें धर्म के स्तर पर भी बांटा जाए। तो अगर हम इसे उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में केवल यह हमें याद रखना है कि इस अधिनियम को केवल यहाँ भारतीय लोगों को बांटने के लिए लाया गया था, और वो भी दो स्तरों पर। जो कांग्रेस थी उसे बांटा गया गर्म दल और नरम दल में। नरम दल को अपने पक्ष में लेकर जो गर्म दल वाले लोग थे उनका दमन किया गया सख्ती से। जबकि यहाँ पर जो ये अगली बात है, यहाँ आप देखें ये जो पृथक निर्वाचन मंडल है, इसके आधार पर इन्होंने भारतीयों को धर्म के आधार पर भी बांट दिया। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रावधान हमने पिछले अधिनियम में देखा था, 1892 के अधिनियम में भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, और उसके बाद जो 1909 का अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर प्रस्ताव लाने और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे जो भारतीय हैं उनको भी अधिकार दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये उद्देश्य याद रख सकते हैं कि इस अधिनियम द्वारा जो कांग्रेस है उसे बांटा गया और भारतीयों को धर्म के आधार पर भी बांटा गया, इसीलिए इस अधिनियम को लाया गया था। देखिए, जो पृथक निर्वाचन मंडल का जो सिद्धांत था, इसके लिए जो भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले, उन्होंने ये कहा था
कि ये हमने नाक के दांत बो दिए हैं और जिनका जो परिणाम में होगा वो बहुत ही भयानक होगा। दोस्तों इसके दो अन्य महत्वपूर्ण जो प्रावधान हैं वो आपको याद रखने हैं। इस अधिनियम के द्वारा दो व्यक्ति जो भारतीय थे, केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी, इनको जो भारत परिषद का सदस्य बनाया गया। ये जो भारत परिषद कहाँ थी? ब्रिटेन में थी। जो ये भारत परिषद कौन सी थी, ये आपको ध्यान रखनी है। भारत परिषद थी जो भारत का राज्य सचिव था और उसकी जो काउंसिल थी जो ब्रिटेन में थी। तो अब ये जो ब्रिटेन में काउंसिल थी, इनके ये दो सदस्य भारतीय बनाए गए। एक का नाम था केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रावधान आपको ये याद रखना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। या आप ये भी याद रख सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जिसे कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव कहते थे, उसमें पहली बार किसी भारतीय को जगह दी गई और उन भारतीय का नाम था, उस भारतीय का एसपी सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये आपको याद रखना है। यानी कि कार्यपालिका में प्रथम व्यक्ति जो चुने गए वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो विधायिका थी उसमें सर्वप्रथम भारतीयों को 1861 के अधिनियम में चुना गया या मौका दिया गया विधायिका में, और जो कार्यपालिका में सर्वप्रथम पहली बार 1909 के अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को चुना गया और वो पहला भारतीय था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दोस्तों आपको एक बात ये याद रखनी है कि इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की ये जो थी धार्मिक आधार पर बांटा गया सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई इस अधिनियम द्वारा। और दोस्तों जो लॉर्ड मिंटो थे उनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सांप्रदायिक जनक के मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड मिंटो इसके जनक। देखिए दोस्तों इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए थे उन्हें थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए इस अधिनियम के द्वारा मैंने आपको बताया था कि जो विधान परिषद थे, जो विधान परिषद के सदस्य थे, उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया पहला, और दूसरा वो बजट के संबंध में प्रस्ताव भी ला सकते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। दोस्तों इस अधिनियम का सबसे अहम प्रावधान यह था कि पहली बार जो वायसराय की परिषद थी, जैसे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, उसमें किसी भारतीय को शामिल किया गया। और ये जो भारतीय थे वो एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उनका नाम था। आपको याद रखना है कि जो पहली बार किसी व्यक्ति को जो कार्यपालिका में जोड़ा गया उसका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था और 1909 के अधिनियम द्वारा उसे मतलब जोड़ा गया कार्यपालिका में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था इस अधिनियम का। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान था क्योंकि इससे पहले 1861 के अधिनियम द्वारा विधायिका में भारतीयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था, जबकि 1909 के अधिनियम द्वारा कार्यपालिका में भी भारतीयों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो इस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड में जो स्थित थी भारत सचिव परिषद, उसमें भी 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। दोस्तों मैंने आपको दोनों के नाम बताए थे। एक नाम था केसी गुप्ता और जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, लिख लेंगे आप। तो ये दोनों व्यक्ति जो थे, यानी जो इंग्लैंड में स्थित थी परिषद, जो भारत का राज्य सचिव होता है, उसकी जो काउंसिल बनाई गई थी, जो 1858 के अधिनियम में बनाई गई थी, उसमें जो 2 सदस्य जोड़े गए भारतीय वो थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। आपको याद रखना है कि 1909 के अधिनियम द्वारा इन दोनों को उस परिषद में जोड़ा गया था। इस अधिनियम के एक और प्रावधान की बात करें तो इस अधिनियम के माध्यम से जो विधायिका के सदस्य थे उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। और प्रतिबंध ये था कि जो न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो उस पर बहस नहीं कर सकते परिषद में। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो विधायिका है और न्यायपालिका ये दोनों अलग होते जा रहे हैं, और आज भी ऐसा प्रावधान है यदि कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी लंबित है तो उस मामले पर संसद में बहस नहीं की जा सकती। तो ये जो प्रावधान है वो भी यहीं से लिया गया है। और दोस्तों इस अधिनियम की जो सबसे अहम बात थी वो थी सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किया जाना। और देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन से तात्पर्य था कि किसी क्षेत्र के लिए मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा होगा तथा उसे सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मत देंगे। तो यह है दोस्तों इस अधिनियम का एक सबसे प्रावधान था। देखिए दोस्तों जो ये जो निर्वाचन पद्धति थी इसमें 2 प्रमुख दोष थे। सबसे पहली बात
कि ये जो व्यवस्था थी कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही लागू की गई थी और इस व्यवस्था को अपनाने का जो मकसद था कि वोट डालो और राज करो नीति लागू करना था। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक है वो लॉर्ड मिंटो है, क्योंकि 1909 के अधिनियम द्वारा ही पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। याद रखना है दोस्तों आपको ये। किंतु जो ये व्यवस्था की गई थी दोस्तों, जो पृथक निर्वाचन मंडल वाली व्यवस्था थी, इस व्यवस्था ने आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माताओं को एक बहुत बड़ी सीख दी कि अब जो व्यक्ति यहाँ पर हम मतलब मत देने का अधिकार देंगे वो बिना किसी भेदभाव के सभी को मत देने का अधिकार प्रदान करना था। तो दोस्तों इस अधिनियम के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रावधान मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।